नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन FMEA 4th एडिशन जो 2008 में आया था और FMEA का फर्स्ट एडिशन जो AIG VDA हैंडबुक बोलते हैं, जो जून 2019 में आई थी। और इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि क्या की चेंजेस हैं जिससे कि हम FMEA का जो नया एडिशन है उसको इफेक्टिवली में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो समझने की है कि जो FMEA का 4th एडिशन था वो AIG ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, जो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बनाया था। इसी तरह से VDA के पास भी अपना एक FMEA का मैनुअल था जो एक अलग तरीके से काम करता था। तो AIG और VDA दोनों मिल गए और दोनों ने मिल के एक नया स्टैंडर्ड बनाया, एक नई हैंडबुक बनाई, जिसको उन्होंने बोला कि ये AIG VDA हैंडबुक है, जो जून 2019 में आई थी। और अगर आप देखेंगे जो पुराना वर्जन था उसका रंग नीले रंग का था, जो VDA का जो मैनुअल था उसका रंग लाल था, और जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो इसका आधा नीला और आधा लाल हो गया है। ये एक मेन इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन है समझने का इसके अंदर। अगर मैं बात करूं कुछ की हाइलाइट्स की जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर, तो जो सबसे पहली बात है वो है 7 स्टेप प्रोसेस की बात की गई है। जो दूसरी बात है वो है यहाँ पे एक नई सिवियरिटी अकरेंस और डिटेक्शन की टेबल है। ब्रॉडली स्ट्रक्चर सेम है बट कुछ कंटेंट में उसके अंदर चेंज किया गया। देन जो एक्शन प्रायोरिटी है, ये चेंज एक नया आया है, जो पहले RPN होता था। उसके अलावा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल नए तरह के हैं, पुराने तरह के फॉर्मेट्स अब चेंज हो गए हैं। और एक नई चीज़ के अंदर ऐड हुई है सप्लीमेंटल FMEA, जो कि डिज़ाइन के रिलेशन में है, जिसको मॉनिटरिंग एंड सप्लाई रिस्पांस की बात भी करते हैं, MSR की बात भी करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर यह है कि FMEA को इम्पोर्टेंस दी गई है इस पर्सपेक्टिव में कि FMEA का कैसे पता लगे कि बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और वो तब पता लगेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का डाटा है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट है तो हम कह सकते हैं कि FMEA में इंप्रूवमेंट है। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो जो भी हम FMEA बना रहे हैं उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ये एक और की बात है जो कि इस नए मैनुअल के अंदर बताई गई है। देन जैसे मैंने आपको पहले बताया था 7 स्टेप प्रोसेस की बात की गई यहाँ पे। जब हम 7 स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं तो आइडिया इस नए वर्जन में ये था कि हम किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लगाएं और उसके बेसिस पे हम देखें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि पिछले वर्जन में इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई थी, बट यहाँ थोड़ी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से बात की गई है। और जो 7 स्टेप्स हैं उसमें बात की जाती है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट में आता है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। एक और नया वर्ड इसके अंदर आया है वो है फेलियर चेन। अब अगेन अगर देखा जाए फेलियर चेन के अंदर जो 3 वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फेलियर मोड, फेलियर इफेक्ट एंड फेलियर कॉज, ये वर्ड पुराने ही हैं जो 4th एडिशन में भी थे, बट इनको ठीक ढंग से स्ट्रक्चर किया गया जिससे कि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो अगर आप देखेंगे जो फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसमें फेलियर मोड को सेंटर में रखा गया है और ये बताया गया है कि जो भी फेलियर इफेक्ट और जो भी फेलियर कॉज हो रहा है उसका जो कारण है वो फेलियर मोड है, तो उसको बेसिस मान के हमें इस काम को करना है। देन इसके अंदर जो स्टेप नंबर 2, 3 और 4 है, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस और फेलियर एनालिसिस है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका इंटरलिंकेज कैसे है। जैसे कि इन तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसको हम बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट हायर लेवल जो पार्ट 1 है, देन फोकस एलिमेंट जो पार्ट 2 है, और नेक्स्ट लोअर लेवल। इसमें जो हमारा मेन फोकस रहता है वो पॉइंट नंबर 2 पे रहता है। और अगर आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं उससे आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें 3 अलग अलग कलर दिखाए गए हैं, ग्रे कलर, ब्लू कलर और पर्पल कलर। और इन तीनों का लिंकेज है। जो ग्रे कलर स्ट्रक्चर में है उसका लिंकेज फंक्शन एनालिसिस से है और उसका ही लिंक आगे फेलियर एनालिसिस से भी है। सेम इसी तरह से जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर एनालिसिस में लिखा गया है उसका लिंक फंक्शन एनालिसिस से है और सेम उसी का लिंक आगे फेलियर एनालिसिस से है। समथिंग सिमिलर इज विद पर्पल आल्सो। तो अगर हमने अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखा, ठीक ढंग से समझा, तो हम बहुत आसानी से इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है बनाने में। अब इसको बाइफर्केशन करके कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस एंड फेलियर एनालिसिस में एग्जैक्टली ये जो 3 पार्ट में किया गया इसका क्या डिफरेंस है पिछले वर्जन से, इसको समझते हैं। सो अगर आप FMEA का 4th एडिशन देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आइटम एक वर्ड होता था और उससे ही हमें समझना होता था कि उसका मीनिंग क्या है।
बट यहाँ पर FMEA के फर्स्ट एडिशन में उसको बहुत क्लियरली 3 पार्ट में डिफाइन किया गया, DFMEA के लिए भी और PFMEA के लिए भी। अगर हम DFMEA के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वहाँ पे उसने बोला सेंटर में जो मेन एलिमेंट है वो फोकस एलिमेंट, देन लेफ्ट हैंड में नेक्स्ट हायर एलिमेंट और राइट साइड में नेक्स्ट लोअर एलिमेंट। जब हम ऐसे लिखते हैं तो बहुत क्लियरली इस बात को हम लिख पाते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम FMEA के पर्सपेक्टिव से देखें स्ट्रक्चर एनालिसिस को, तो वहाँ पे वर्ड था प्रोसेस स्टेप, और यहाँ पे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेंटर में है प्रोसेस स्टेप, उसके लेफ्ट हैंड में है प्रोसेस आइटम और थर्ड आइटम है प्रोसेस वर्क एलिमेंट। जब हम इस तरीके से बाइफरकेट करते हैं तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। सेम इसी तरह से जो फंक्शन एनालिसिस है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बट अगर आप FMEA का 4th एडिशन देखेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ था, फंक्शन या आइटम, कुछ भी कह सकते हैं, और उससे हमें समझ के करना था कि उसका इंटेंट क्या है। बट अगर आप देखेंगे फंक्शन एनालिसिस में, तो यहाँ सेंटर में बात करता है फोकस एलिमेंट, फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट, देन लेफ्ट हैंड में बात करता है नेक्स्ट हायर लेवल फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट, और थर्ड पार्ट के बारे में बात करता है नेक्स्ट लोअर लेवल फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट और कैरेक्टरिस्टिक। कुछ इसी तरह से अगर हम PFMEA प्रोसेस FMEA की बात करते हैं, तो जहाँ पर 4th एडिशन में सिर्फ फंक्शन वर्ड को यूज़ किया गया था, यहाँ पर वो बात करता है सेंटर में अगर बात कीजिए पॉइंट नंबर 2 की, फंक्शन और आउटकम ऑफ प्रोसेस स्टेप एंड कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन। अगर उसके लेफ्ट हैंड में देखें तो हम बात करते हैं 1 नंबर में प्रोडक्ट और प्रोसेस फंक्शन दैट द प्रोसेस आइटम क्रिएट्स। यहाँ पे हम अलग अलग स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर जब वो हमने कस्टमर को दे दिया या जब एंड यूज़र उसे यूज़ कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और एलिमेंट्री टाइप की कि क्या फंक्शन है, क्या उसका टास्क है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो कि फेलियर एनालिसिस है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रॉडली कंटेंट सेम ही है कि वहाँ पे फेलियर मोड, फेलियर इफेक्ट एंड फेलियर कॉज लिखा गया है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, कि फेलियर कॉज और फेलियर इफेक्ट ये दोनों फेलियर मोड से जुड़े हुए हैं। अगला पिछला वर्जन देखेंगे तो वहाँ पे सीक्वेंस में तीनों बातें लिखी थी, फेलियर मोड, फेलियर इफेक्ट एंड फेलियर कॉज। बट इस बात को समझने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फेलियर मोड है, इसलिए उसको सेंटर में रखा गया है, और फेलियर इफेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में और फेलियर कॉज को राइट हैंड साइड में स्पेसिफाई किया गया। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं रिस्क एनालिसिस में, तो रिस्क एनालिसिस में एक जो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो RPN का है, जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर, इसकी हम बात करते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता था सीवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन का। बट ये जो नया वर्जन है, क्योंकि RPN से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और लोग जो 100 नंबर है या 200 नंबर है 16 में मान के उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे कि हमें एक्शन लेना है नहीं लेना। तो उन सब बातों से बाहर निकलकर एक नई टेबल बना दी गई जिसका नाम बोला गया एक्शन प्रायोरिटी। तो वहाँ पे जो भी सीवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या करना है। और जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका एक ऑप्शनल रख दिया गया कि वो रखना है तो रखें, नहीं रखना तो नहीं रखें, और रखना है तो उसका नाम फिल्टर कोड दे दिया गया। और अगर सेम हम PFMEA में देखें तो वहाँ पर भी सेम RPN की जगह एक्शन प्रायोरिटी आ गया, और वहाँ पे ऑप्शन दी गई है कि हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जो स्टेप नंबर 6 है ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप उसको देखेंगे FMEA के 4th एडिशन के पर्सपेक्टिव में, तो एक वर्ड यूज़ होता था रिकमेंडेड एक्शन, बट उसकी जगह इन्होंने 2 पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया, प्रिवेंटिव एक्शन एंड डिटेक्शन, जिससे कि हम क्लैरिटी से लिख सकें कि हम क्या, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। देन एक स्टेटस को भी और डाल दिया है कि जो भी हमने प्रपोज किया एक्शन लेने के लिए उसका क्या स्टेटस चल रहा है, कि वो कंप्लीट हुआ, वो अभी ओपन है, उसका क्या स्टेटस है। देन इस FMEA के फर्स्ट एडिशन में जो डेफिनेशन है सिवियरिटी की, उसको लिंक किया गया है फेलियर चेन के साथ। जैसे सिवियरिटी के बारे में बात की जा रही है कि वो फेलियर इफेक्ट से उसका लिंक है, जो अकरेंस है उसका लिंक फेलियर कॉज के साथ है, और जो डिटेक्शन है उसका लिंक फेलियर कॉज और फेलियर मोड से है। देखा जाए ये चीज़ पहले भी थी, बट यहाँ पर उसको बहुत क्लैरिटी से लिखा गया है। जो सिवियरिटी और अकरेंस और डिटेक्शन टेबल है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अगर हम DFMEA की सिवियरिटी टेबल की बात करें तो पहले 9 और 10 दोनों में ही सेफ्टी की बात भी होती थी और नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशंस भी होती थी, बट इस बार 10 नंबर को क्लियरली सेफ्टी के लिए रखा गया और 9 नंबर को नॉन कंप्लायंस के लिए रखा गया। और अगर हम बात करें अकरेंस टेबल की, तो वहाँ भी थोड़ा सा और क्लैरिटी लाई गई है विद रिस्पेक्ट टू DFMEA कि उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और समथिंग सिमिलर डिटेक्शन टेबल में भी उस तरह की चेंज की गई है। अगर हम बात करें PFMEA की सिवियरिटी टेबल की, तो वहाँ पे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि प्लांट के अंदर क्या सिवियरिटी रहेगी,
अगर वो हमने शिप कर दिया है कस्टमर को, वहाँ पे क्या सिवियरिटी रहेगी, और जो एंड यूज़र है वहाँ पे क्या सिवियरिटी रहेगी, और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि कौन सी हमारी हाईएस्ट सिवियरिटी रहेगी। और इसी तरह से अकरेंस एंड डिटेक्शन की टेबल में भी कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। जो की चेंज है, जो मैं पहले भी आपको कह रहा था इस टेबल के रिलेशन में, वो है आरपीएन से चेंज होकर एक्शन प्रायोरिटी। और एक्शन प्रायोरिटी के अंदर 3 लेवल्स रखे गए, हाई, मीडियम एंड लो। और यहाँ पर भी वही है कि सिवियरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगी, देन अकरेंस एंड देन डिटेक्शन को फोकस किया जाएगा। और उसकी फिर एक टेबल बना दी गई है कि जो भी एक रैंकिंग आती है सिवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन की, उसके नंबर को मैच करके देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारी एक्शन प्रायोरिटी क्या आती है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सिवियरिटी 7 या 8 आती है और हमारा जो अकरेंस आता है वो मान के चलिए 6 या 7 में आता है, और हमारा जो डिटेक्शन आता है वो 7 या 10 के बीच में आता है, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि वो एक्शन प्रायोरिटी हाई रहेगी, मीडियम रहेगी या लो रहेगी। इसके अलावा एक की चेंज किया गया विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग पार्ट, और यहाँ पे 5 टी के बारे में बात की गई। वो 5 टी क्या है? वो है इंटेंट, टाइमिंग, टीम, टास्क और टूल। तो यहाँ पे इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझें और उसके बेसिस पे हम अच्छे से अपनी प्लानिंग करें और ये इंश्योर करें कि ओवरऑल जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। सो अगर मैं समरी करना चाहूँ इन कंपैरिजन टू प्रीवियस एडिशन टू दिस एडिशन, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ 7 स्टेप प्रोसेस की बात की गई है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को बहुत एम्फोसिस दिया गया है। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस और फंक्शन एनालिसिस है, वहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड, आइटम या प्रोसेस या फंक्शन होने की जगह यहाँ पे उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आरपीएन की जगह एक्शन प्रायोरिटी को एक नया वर्ड लेके आए हैं, एंड देन इसके अलावा एक सप्लीमेंटल एफएमए जो एमएसआर है उसको भी ऐड किया गया। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा, और वो बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू डीएफएमई का जो एक एडिशनल एक चीज़ है, ये एमएसआर, मॉनिटरिंग एंड सप्लाई रिस्पॉन्स, उसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आपके आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखें। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आप देखेंगे एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पे और डिटेल में आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।